मैं डॉक्टर शिवम पांडे। आज की कक्षा में हम लोग विमर्शों की सैद्धांतिकी और व्यवहारिक के अंतर्गत इकाई 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है धूड़ी तपे तीर, अंतर वस्तु और मूल्यांकन। आज के इस कक्षा के पश्चात हम लोग हरिराम मीणा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय से परिचित हो सकेंगे। हरिराम मीणा जी के उपन्यास धूड़ी तपे तीर के कथानक से परिचित हो सकेंगे। धूड़ी तपे तीर में अभिव्यक्त आदिवासियों की सांस्कृतिक समस्याओं से परिचित हो सकेंगे। उपन्यास में अभिव्यक्त आदिवासियों के अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं और उसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों से भी परिचित हो सकेंगे। आदिवासी साहित्य के संदर्भ में उपन्यास के महत्व को समझ सकेंगे। सर्वप्रथम हम लोग हरिराम मीणा जी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। हरिराम मीणा जी का जन्म राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बामनवास गांव में 1 मई 1952 ईस्वी को हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहे, जहां से पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। संप्रति अखिल भारतीय आदिवासी साहित्य मंच दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं। वह आदिवासी समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी कवि, चिंतक, विचारक के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। कविताओं में प्रस्तुत उनकी वैचारिकी समस्त आदिवासी समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में उनकी रचनात्मक सक्रियता आदिवासी यथार्थ की अभिव्यक्ति आगे बढ़ते हुए समग्र मनुष्यता के सांद्र विश्लेषण तक विस्तृत हो जाती है। अब उनके 3 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम, हाँ चांद है मेरा, सुबह के इंतजार में, आदिवासी जलियावाला एवं अन्य कविताएं। इसके साथ ही एक प्रबंध काव्य रोया नहीं था यक्ष, 3 यात्रा वृत्तांत, एक उपन्यास, आदिवासी विमर्श की 2 पुस्तकें तथा समकालीन आदिवासी कविता संपादन पर एक पुस्तक प्रकाशित है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से रचनाओं और वार्ता आदि का प्रकाशन एवं प्रसारण हुआ है। उनकी पुस्तकें देश के दर्जनों विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उनके साहित्य पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के 100 से ऊपर एमफिल एवं आधा दर्जन से अधिक पीएचडी की जा चुकी है। विद्यार्थियों व भारतीय पुलिस पदक, राष्ट्रीय पुलिस पदक, वन्य जीव संरक्षण के लिए पद्मश्री सांखला अवार्ड, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान, बिरला फाउंडेशन के बिहारी पुरस्कार और विश्व हिंदी सम्मान से विभूषित हैं। धूड़ी तपे तीर हिंदी आदिवासी उपन्यासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाओं में शुमार है। इसकी रचना हरिराम मीणा जी ने 2008 ईस्वी में की। अब हम लोग धूड़ी तपे तीर का कथानक संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। धूड़ी तपे तीर 1913 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ियों पर हुए आदिवासी जलियांवाला कांड की घटना को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में लेखक ने मानगढ़ की घटना के नायक गोविंद गुरु के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को फिर से जीवित कर साक्ष्यों और सूचनाओं का सहारा लेकर 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मेवाड़ और वागड़ अंचल में आदिवासी जीवन की घटी घटनाओं को मूर्त किया है। उपन्यास में गोविंद गुरु का समकालीन परिदृश्य लगभग समूचा ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर्याप्त विस्तार और ब्यौरों के साथ रोचकता सहित दर्ज है। उस समय की अंग्रेज हुकूमत, अंग्रेज अफसरान, विभिन्न देसी रियासतों के राजा महाराजा, रावल महारावल, राणा महाराणा, उनके दीवान, सलाहकार, दूत, राजदूत, सेठ, साहूकार, कारिंदे, देसी रियासतों की छोटी छोटी बातों पर आपसी रंजिश और इस फूट का बेपनाह फायदा उठाते अंग्रेज देसी रियासतों का अपनी ही प्रजा पर दमन और अत्याचार, और इस मामले में अंग्रेजों को फायदा पहुंचाकर उन्हें खुश रखने की बेहयाई, भील आदिवासियों की दिनचर्या,
उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियां, देसी रियासतों और अंग्रेज दोनों का ही उनके प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार, आदिवासियों की संप सभाओं के आयोजन, संप सभा का आंदोलन और उससे फैलती जागृति की लौ, आदिवासियों की बढ़ती समझ और उनमें आता मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना, मेले, नृत्य, लोकगीत, युवा जीवन, युवक युवतियों के बीच का आकर्षण आदि आदि ढेरों ढेरों कथा दृश्य इस उपन्यास का कलेवर तय करते हैं। गोविंद गुरु जन्म से बंजारा होने के बावजूद अपने निकटवर्ती आदिवासियों के प्रति शुरू से संवेदनशील रहा और उसने उनकी समस्याओं को रेखांकित किया। ये समस्याएं दो तरह की थी, आदिवासी समाज की आंतरिक समस्याएं और राज द्वारा थोपी हुई समस्याएं। आंतरिक समस्याओं में नशाखोरी और राज की समस्याओं में बेगार, लगान इजाफा, बेदखली आदि अहम समस्याएं थी। गोविंद गुरु अपने साथियों कुरिया दनोत, पूजा धीरा, थावरा आदि की मदद से संप सभा का गठन कर इन समस्याओं से लड़ने का प्रण लेता है और गांव-गांव में इन समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए धूड़ी धामों की स्थापना करता है। धीरे-धीरे ये धूड़ी धाम आदिवासियों के जागृति केंद्र बन जाते हैं। लेखक ने गोविंद गुरु पर दो लोगों का प्रभाव बताया है, उनके गांव बांसिया के पुजारी राजगिरी और मेवाड़ दरबार में मिले दयानंद सरस्वती। गोविंद गुरु का आंदोलन वास्तव में एक धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन बनकर उभरता है। संप सभा के माध्यम से हुए उन बदलावों और अंग्रेजों द्वारा उसके दमन व सैकड़ों आदिवासियों की कुर्बानी को उपन्यास में प्रमुख स्थान दिया गया है। आदिवासियों की सांस्कृतिक समस्याएं आदिवासी जीवन की मुख्य पहचान का आधार और उसकी अहम विशेषता उसका सांस्कृतिक पक्ष है। मानव शास्त्रियों को भी यह संस्कृति आकर्षित करती रही है। मुख्यधारा के साथ आदिवासी समाज के अलगाव का भी केंद्रीय बिंदु आदिवासियों का सांस्कृतिक जीवन है। यानी आदिवासी होने की सबसे बड़ी पहचान उसका सांस्कृतिक जीवन है। मुख्यधारा के साथ आदिवासियों का क्या संबंध है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। धूड़ी तपे तीर में हरिराम मीणा ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों के संघर्ष की दास्तान कही है। यहाँ मुख्य धारा के समाज के रूप में शोषण की पूरी श्रृंखला है, जिसमें अंग्रेज हाकिमों से लेकर महाराणा महारावल, सेठ साहूकार, पुलिस प्रशासन, जमींदार, जागीरदार तक शामिल है। आदिवासियों के समवर्ती समाज के रूप में अन्य पिछड़े हुए समुदायों पर भी दृष्टि डाली गई है। अंग्रेजों को अपना कोष भरना है, इसके लिए वे मेवाड़ के महाराणा पर दबाव बनाए रखते हैं और इलाके के आदिवासियों के साथ सख्ती से निपटने की नीति अपनाने की सलाह देते हैं। महाराणा और महारावल जमींदार और जागीरदार पर आश्रित होते हैं, जिनमें पुलिस की मददगार की भूमिका निभाती है और सेठ साहूकार बीच में अपना हित साधने की जुगत में रहते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ऐसी व्यवस्था पूरे उत्तर भारत में लागू थी। प्रेमचंद ने अपने लेख महाजनी सभ्यता में इसका बखूबी पर्दाफाश किया है। महाराणा और आदिवासियों के बीच समझौते में सेठ दलपत राय अहम भूमिका निभाता है, जो अंततः महाराणा के ही साथ कहा जाएगा। धूड़ी तपे तीर में आदिवासियों के मसीहा बने गोविंद गुरु की राय है कि आदिवासियों को घुमक्कड़ और जरायम पेशा जातियों के साथ नहीं रहना चाहिए, वरना इनमें भी वही दुर्गुण आ जाएंगे। गोविंद गुरु कहता है, सांसी, कंजर, मोगिया घुमक्कड़ जात है। ये दारू पीकर झगड़ा करते हैं। दारू पीना बुरी बात है। इनके साथ कुछ आदिवासी भी उठक बैठक करने लग जाते हैं, जिससे माहौल खराब हो जाता है। यह दारूबंदी की हमारी मुहिम के खिलाफ है। हम इन्हें दारू पीने से नहीं रोक सकते, लेकिन इनके डेरों का हमारे इलाके में, वह भी खासकर बस्तियों के आसपास रहना ठीक नहीं है।
गोविंद गुरु की इस सोच का संत सभा के भगत समर्थन करते हैं। अब हम लोग धार्मिक चेतना और आदिवासी का क्या संबंध है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। आदिवासियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने की कोशिश विभिन्न धर्मों के प्रचारकों द्वारा हुई है। गोविंद गुरु का संगठन संप सभा और उसके द्वारा स्थापित धूड़ियां वास्तव में किसी आदिवासी परंपरा का विकास नहीं, हिंदुत्व का ही प्रभाव कही जा सकती है। संप सभा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनमें से निम्न पूरी तरह हिंदू चेतना से प्रभावित थे। धूड़ी धामों की स्थापना, धर्म प्रचार, भगत बनाना, मृतात्माओं का क्रियाकर्म। धर्म प्रचार के लक्ष्य के स्वरूप को देखकर गोविंद गुरु के आंदोलन में समाहित हिंदू चेतना के स्तर का पता लगाया जा सकता है। धर्म प्रचार अर्थात भक्ति भाव भरे गीतों और भजनों को याद किए रहना, नया सृजन करना तथा भजनों और वक्तव्यों के माध्यम से संप सभा के धार्मिक विचारों का प्रचार करना, जिसमें साफ सफाई से रहना, स्नान करना, तुलसी की माला पहनना, कंठी जाप करना, चंदन तिलक लगाना, धूड़ी में हवन के उद्देश्य से घी डालना, घी का दीपक जलाना, मुख्य तिथियों पर और विशेषकर पूर्णिमा के अवसर पर नारियल चढ़ाना आदि इसमें शामिल था। साम्राज्यवादी और सामंतवादी गठजोड़ से किए गए आदिवासियों के दमन भी अंत में गोविंद गुरु आदिवासियों से हवन करवा रहे थे, जो आदिवासियों के नरसंहार का कारण बना। गोविंद गुरु की अधिकांश मांगे धूड़ी धामों से जुड़ी हुई धार्मिक मांगे थी। हिंदू चेतना के प्रभाव के कारण ही गोविंद गुरु भाग्यवादी भी है। जहां तक आदिवासियों के धर्म का सवाल है, तो धूड़ी तपे तीर में आदिवासियों पर हिंदू धर्म के प्रभाव को देखा जा सकता है। गोविंद गुरु निर्गुण ईश्वर में यकीन करता है, लेकिन क्षेत्र के आदिवासी महादेव पार्वती को अपना देवता मानते हैं। संप सभा के धूड़ी धाम पर भैरव की मूर्ति भी स्थापित की जाती है, जिसकी आदिवासी पूजा करते हैं। गोविंद गुरु पर हिंदू धर्म का प्रभाव इतना गहरा है कि वो अपने प्रवचनों और भजनों की शुरुआत तुलसीदास की चौपाइयों से करता है। वो धर्म में इतना डूबा हुआ है कि आदिवासियों की समस्याओं का कारण भगवान के कोप को बताता हुआ कहता है, धर्म के रास्ते पर नहीं चलने से अनावृष्टि, बाढ़ और महामारी फैलती है, जो प्रकृति के माध्यम से भगवान का कोप है। शायद धर्म के इसी प्रभाव के कारण वह आदिवासियों की विद्रोही चेतना को सही दिशा में नहीं मोड़ पाता। इसके पश्चात आदिवासियों का सांस्कृतिक जीवन भी जानने का प्रयास करेंगे। धूड़ी तपे तीर में भी आदिवासियों के सामूहिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देखी जा सकती है। लेखक ने भूखिया गांव में होली का थंब स्थापित होने की घटना का काफी रोमांचक वर्णन किया है। थंब रोपने वाली जगह पर रात में गांव के लोग आ बैठते हैं, जो सामूहिकता का एक रूप कहा जा सकता है। आदिवासियों की वेशभूषा भी उनकी एक प्रमुख सांस्कृतिक पहचान है। धूड़ी तपे तीर का लेखक मानगढ़ मेले के अवसर पर आदिवासियों की वेशभूषा के बारे में लिखता है। पुरुषों ने अधोवस्त्र के नाम पर रेजे का पंजा पहन रखा था, युवा व अधेड़ माथे पर अंगोछे का मंडासा और वृद्ध लोगों ने पगड़ी बांध रखी थी। उनका शेष बदन उघाड़ा था। जवान स्त्रियों ने घाघरे, चोली और ओढ़नी से अपना शरीर ढक रखा था। उनके पैरों और कलाइयों पर गिलट के बिछिया, छल्ले, कड़े व चूड़ियां थीं। अधिकांश बुजुर्ग महिलाओं ने अद्दी के घाघरे और अंगिया पहन रखी थी और साधारण रंग की ओढ़नी उनके सिर को ढके हुए थी। लेखक ने मेले में आए दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों का उनकी वेशभूषा के माध्यम से एक सजीव चित्र खींच दिया है। धूड़ी तपे तीर उपन्यास में लेखक ने मानगढ़ मेले में होने वाले आदिवासियों के पारंपरिक नृत्यों को भी रेखांकित किया है, जिनमें हाथ जोड़िया, पागड़ पागड़ पासड़ियाना, जालड़ियाना, फदुकशाला, मूरिया, गैर गवड़ी आदि प्रमुख है।
आदिवासियों के वाद्य भी खास होते हैं, जैसे झांझ, मजीरा, खरताल, थाली, मटका, ढोलकी, बांसुरी आदि। इस नाच गाने में युवक युवतियां एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और अपने परिजनों को अपनी पसंद से अवगत करा देते हैं। परिजन बात आगे बढ़ाते हुए उनका रिश्ता तय करते हैं। गढ़ी का कलवा नट भी मेले में अपने करतब दिखाता है। आदिवासी अस्तित्व का क्या संघर्ष है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी अस्तित्व के लिए पैदा हुई समस्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं: बाहरी लोगों के अतिक्रमण से पैदा हुई समस्याएं और आंतरिक समस्याएं। बाहरी लोगों से पैदा हुई समस्याओं को भी उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शासकों द्वारा शोषण, देसी शासकों द्वारा शोषण, महाजनों और ऊंची जातियों द्वारा शोषण आदि उपभागों में बांट सकते हैं। आंतरिक समस्याओं में वे सारी जीवन स्थितियां हैं जो आदिवासी समाज में बिना बाहरी हस्तक्षेप के पैदा हुई और जिनकी वजह से आदिवासियों के अस्तित्व के लिए खतरा उपस्थित हुआ, जैसे शराब का अत्यधिक सेवन, बहुपति प्रथा आदि। अब उसकी तह में जाने का प्रयास करेंगे। साम्राज्यवाद व देसी शासन से उत्पन्न समस्याएं किस प्रकार की हैं। हरिराम मीणा ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने उपन्यास धूड़ी तपे तीर में कथा का विन्यास किया है। उपन्यास शुरू होते ही वे बालक गोविंद की बाल समझ के माध्यम से आदिवासियों की समस्याओं का बखान कर देते हैं। राज के आदमी हम पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते हैं और जागीरदार हमसे बिना मेहनताना बेगार कराते हैं। इन बातों पर सोचने के बजाय हमारे आदमी दारू पीकर शरीर व माथा खराब करते हैं, अपनी औरतों को आए दिन तंग करते हैं। यह बुरी आदत है, इनका विरोध हमें करना चाहिए ना। अगर ऐसी बातें ना हो तो क्या हमारा जीवन सुधर नहीं जाएगा। बाहरी और भीतरी समस्याओं से मुक्ति और जीवन में इसी सुधार के लिए गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुआ संघर्ष ही उपन्यास का प्रतिपाद्य है। आगे के दृश्यों में इन्हीं बातों को लेखक ने विस्तार देते हुए कथा को आगे बढ़ाया है। मेवाड़ राज्य में अपना हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन कर दिया। उस दौर में पूरे देश में ही स्थानीय शासकों को तुष्ट कर नए कायदे कानूनों के तहत ब्रिटिश राज ने अपना दखल देना शुरू कर दिया। उस दौर में आदिवासियों से संबंधित भी बहुत से कानून बनाए गए और उनके विधिवत शोषण की प्रक्रिया शुरू हुई। जिन जंगलों पर आदिवासियों का हजारों वर्षों से अधिकार रहा, जो उनकी मातृभूमि रहे, उन्हीं से पैदा होने वाले संसाधनों यानी वन उपज पर पाबंदी लगा दी गई। नई आबकारी नीति लागू की गई। वागड़ अंचल से गुजरने वाले व्यापारियों से आदिवासियों द्वारा लिए जाने वाली बोलाई पर रोक लगा दी गई। अंग्रेज सरकार ने देसी रियासत के शासकों के सहयोग से ऐसे कई बदलाव किए जो वस्तुतः स्थानीय आदिवासी जनता के खिलाफ थे। धूड़ी तपे तीर में उपन्यास का नायक गोविंद गुरु अपने पहले सार्वजनिक वक्तव्य में शोषण तंत्र से पैदा हुई आदिवासी समस्याओं को उठाते हुए कहता है, रियासत का कोई हाकिम या जागीरदार बिना मेहनताना भूखे पेट किसी से बेगार करवाता है तो ये कहाँ का न्याय है। रखवाली और बोलाई की वसूली तो आदिवासी मुखिया सैकड़ों सालों से करते आए थे और उस आमदनी का अधिकांश हिस्सा गांव की भलाई में काम आता था। राज ने इस उगाई पर पाबंदी क्यों लगा दी? खेती पर लगान बढ़ाया जाएगा इसलिए खेतों की नाप जोख की जा रही है। जंगलों की उपज पर तो हमारा पुश्तैनी हक था, ये हमारे उपयोग की चीज रही है, फिर भी राज ने इनका ठेका देना क्यों शुरू कर दिया? औपनिवेशिक और आजाद भारत में आदिवासी आंदोलनों का प्रमुख कारण सत्ता का आदिवासी विरोधी चरित्र रहा है। भारतीय रजवाड़े भी ब्रिटिश सत्ता के दबाव में अपनी जनता के प्रति अधिक क्रूर हो गए। इससे पहले भी रजवाड़ों का राज था, लेकिन आदिवासी जीवन में उनका हस्तक्षेप काफी कम था।
ब्रिटिश राज की मुनाफे की संस्कृति ने सत्ता का विस्तार नकारात्मक संदर्भों में अंतिम व्यक्त तक किया। अधिकांश भारतीय शासक ब्रिटिश राज के प्रति शुरू से ही वफादार रहे। 1857 के विद्रोह के दमन में भी भारतीय शासकों ने कंपनी सरकार की बढ़ चढ़कर मदद की। अंग्रेजी सरकार के प्रति देसी शासकों की वफादारी का आलम यह था कि जब भी कोई उनके इस गठजोड़ के बारे में बात भी करता तो उनकी नजर में वह देशद्रोही माना जाता। गोविंद गुरु द्वारा धूड़ी धामों की स्थापना द्वारा शुरू किए गए जागृति आंदोलन की खबर डूंगरपुर दरबार में पहुंच गई और गोविंद गुरु को दरबार में बुलाया गया। गोविंद गुरु ने जब शोषण के उस पूरे तंत्र में फंसे आदिवासियों की व्यथा कही तो पहले तो महारावल ने उसे लालच देने की कोशिश की और जब वो नहीं माना तो सीधे फरमान सुना दिया, तू जो बोल रहा है वो राजद्रोह है। और राजद्रोह के जुर्म में गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में गोविंद गुरु की रिहाई के लिए हजारों आदिवासियों द्वारा डूंगरपुर की ओर कूच करने से घबराकर गोविंद गुरु को रिहा कर दिया जाता है। औपनिवेशिक व देसी शासन के गठजोड़ से निर्मित व्यवस्था द्वारा इस तरह के शोषण का सिलसिला जारी रहा। शोषण और दमन का चरम दौर सरकार द्वारा जरायम पेशा कानून जो 1871 में लाया गया लाने और इसके बाद मानगढ़ की पहाड़ी पर आदिवासियों के सामूहिक नरसंहार के रूप में आया। जब सरकार को लगा कि संत सभा के धूड़ी धाम जागृति का केंद्र बनते जा रहे हैं और आदिवासियों के मध्य फैल रही जागृति का मतलब सिर्फ उनकी आंतरिक समस्याओं के प्रति जागरूकता तक सीमित न होकर राज के शोषण के खिलाफ चेतना फैलाने तक है, तो उसने दमन की नीति अपना ली। जरायम पेशा कानून द्वारा भारतीय आदिवासियों के विद्रोही तत्वों को दबाकर और उनके साथ ज्यादतियां कर वास्तव में उन्हें अपराधी बनने को मजबूर किया गया। इसके बावजूद संत सभा के भगत और कार्यकर्ता अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ते। अंत में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा मानगढ़ की पहाड़ी पर पूर्णिमा के उत्सव में आए आदिवासी जनसमूह के नरसंहार की योजना बनती है और उसे मूर्त रूप भी दे दिया जाता है। धूड़ी तपेतीर के लेखक का अनुमान है कि इस नरसंहार में 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए। ये साम्राज्यवादी और देसी शासन के गठजोड़ से निर्मित हुए शोषण तंत्र की चरम परिणति थी। महाजनी शोषण की भी समस्याएं आदिवासियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थी। चाहे औपनिवेशिक शोषण तंत्र हो या आजादी के बाद की व्यवस्था, हर कहीं आदिवासियों के शोषण में महाजनों का अहम रोल रहा है। अंग्रेजी राज या भारतीय शासन का सीधा अंग न होकर भी वे शोषणकारी सब व्यवस्था का अहम हिस्सा रहे और उन्हें सत्ता का मूक समर्थन रहा। अनपढ़ और सीधे साधे आदिवासी उनके चंगुल में एक बार फंस गए तो समझिए कि पीढ़ियों तक उससे मुक्ति की राह दिखाई नहीं देती। शुरू में आदिवासी बाहरी संपर्क से बहुत डरते थे। उनका डर जायज था। दिकुओं अर्थात बाहरी लोगों ने उनके निजी जीवन को तहस नहस कर दिया और उनके श्रम का शोषण किया। धूड़ी तपेतीर में जब गोविंद गुरु की गढ़ी में अपना पहला सार्वजनिक व्याख्यान देता है तो वह आदिवासियों की अन्य समस्याओं के साथ महाजनी शोषण की समस्या को भी उठाता है और कहता है कि शाहूकारी से हमें अनेक कार्य के लिए कर्जा लेना पड़ जाता है। कौन सा हिसाब किताब है कि कई बार चुकाने के बाद भी कर्जा माथे चढ़ा रहता है। इसी तरह सेंगा जी के भाषण में भी एक जगह महाजनी शोषण का जिक्र है। कहता है, सूदखोर महाजनान कर्जा के झूठे सच्चे कागज हिंदू और मुसलमान के नाम से बना के रख छोड़ते हैं और झगड़ा करके उस सच्चे झूठे कर्जे में गरीबों के घर का माल असबाब व गाय बैल भैंस बकरी वगैरह और जो भी सामान होता है उसे कर्जे में वसूल कर लेते हैं। एक कागज जाली और उस पर अपने कामदार के 2-4 गवाहों के दस्तखत करा के रख छोड़ते हैं और जबकि अदालत में किसी तौर से नालिश का काम पड़ता है तो ये ठग बनिए उस जाली कागज का सबूत पेश कर देते हैं। अदालत उस जाली कागज को सच्चा मानती है। महाजनी शोषण और उसमें अदालतों की भूमिका को बखूबी उजागर करता है सेंगा जी का यह व्याख्यान। जमीन की भी समस्या
आदिवासियों के लिए बड़ी समस्या है। धूड़ी तपे तीर में भी आदिवासियों के जमीन से गहरे रिश्ते को चित्रित किया गया है। कथानायक गोविंद गुरु जब गढ़ी गांव में अपना पहला सार्वजनिक वक्तव्य देता है, तो वह आदिवासियों के जमीन से रिश्ते और उनकी जमीन संबंधी समस्या को रेखांकित करते हुए कहता है, खेत हमारे पुश्तैनी है, या हम झाड़ झंखाड़ साफ करें, खेती लायक जमीन तैयार करते हैं। अव्वल बात तो यह है कि खेत हमारे हैं, उन पर किस बात का लगान। दूसरे ये कि चलो राज लकान लेता आया है और कभी संकट में हमारी खोज खबर लेगा, पर लगान में बढ़ोतरी करने से क्या मतलब। गोविंद गुरु अपने आंदोलन में हर चरण पर जमीन से आदिवासियों के संबंध को उन्हें याद दिलाता रहता है। धूड़ी तपे तीर उपन्यास में पाल पट्टा के आदिवासियों की मूल समस्या भी जमीन की समस्या है। पाल चितरिया और लक्ष्मणपुरा के बीच लंबा चौड़ा पठार था और उसके चारों ओर जंगल था। उस इलाके के आदिवासियों के पास अपनी जमीन न के बराबर थी। लक्ष्मणपुरा के दड़वाह में करीब 200 एकड़ जमीन में समतल जंगल था, जिसे वहां के जागीरदारों ने चाल चलकर आदिवासियों से साफ कराकर कृषि योग्य बनवाने की योजना बनाई। इसके पीछे सामंतों का लक्ष्य था। इसके दो लाभ होंगे। एक तो आदिवासी जंगल को साफ कर देंगे, इससे जागीर क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार होगा, जिस पर लेवी की वसूली हो सकेगी। इससे जागीर एवं रियासत की आय में वृद्धि होगी। और दूसरे, आदिवासी जंगल से लकड़ी, कत्था, गोंद, कंदमूल, फल की जो चोरी करते हैं वह रुक जाएगी। रियासत को भी फायदा होना था। आदिवासियों ने भविष्य के इस सपने को मन रखकर जंगल को साफ करने के लिए जी तोड़ मेहनत की कि अब उन्हें खेती के लिए स्थायी जमीन मिलेगी। उपन्यासकार ने उनकी मेहनत का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया। जेठ मास के आखिरी दिन बचे थे। अधिकांश जंगल साफ कर दिया गया। पूरे जेठ की असहनीय घाम में और लू के थपेड़ों के चलते आदिवासियों ने यह काम किया। पुरुषों की नंगी पीठ और कंधों की खाल जलने से ऊपरी हिस्सा महीन पपड़ी बनकर उतरता गया था। सभी काम करने वालों की हथेलियों में छाले पड़ गए थे। उनका सांवला रंग काला पड़ गया था। जितनी मेहनत की थी उसके लिए ऊर्जा का जिस मात्रा में पुनर्भरण शरीर में होना चाहिए था, उतना भोजन उन्हें नहीं मिला था। शरीर की कमजोरी आदिवासियों के चेहरे पर झलक रही थी। इस सब के बावजूद उनके मन में उत्साह था, बेहतर भविष्य के सपने थे। उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। खड़ी फसल पर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। इसी प्रक्रिया में संप सभा के कार्यकर्ता धर्माभाई भगत का कत्ल भी कर दिया गया। हालांकि बाद में गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों के प्रतिरोध को देखते हुए ठाकुर को समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। उपर्युक्त सभी घटनाएं आदिवासियों के जमीन से गहरे रिश्ते को प्रकट करती है। जंगलों पर तो आदिवासियों का पुश्तैनी हक रहा ही है। उसके किसी हिस्से में कृषि के लिए तैयार की गई जमीन पर भी उनका अधिकार था, जिसे ब्रिटिश युग में उसे छीन लिया गया। आरंभ में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत आदिवासियों ने ही की। अपनी मर्जी के कायदे कानून बनाकर विदेशी और देसी सत्ता ने उन्हें उसी जमीन से बेदखल कर दिया। अपनी जमीन को बचाने के लिए उसने आंदोलन भी किए और कुर्बानियां भी दी। 19वीं और 20वीं सदी के आदिवासी आंदोलन आदिवासियों के जमीन के गहरे रिश्ते के ही सबूत हैं। नशाखोरी की समस्या चाहे आजादी से पहले हो या बाद में, बाहरी लोगों और सत्ता द्वारा आदिवासियों के शोषण के अलावा आदिवासियों की कुछ अंदरूनी समस्याएं भी रही हैं, जिसे आदिवासी समाज को पतन की ओर धकेला है। इन समस्याओं में नशाखोरी सबसे प्रमुख समस्या है। आज भी हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों, जिनमें दलित आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है, कि नशाखोरी की लत के कारण उनका अपना और अपने परिवारों का जीवन नरक हो रहा है। धूड़ी तपे तीर में शुरू में ही लेखक ने संकेत कर दिया है कि उपन्यास में नशाखोरी को आदिवासियों की एक प्रमुख समस्या के रूप में पेश किया जाएगा।
बालक गोविंद जब अपने दोस्त कुरिया के बाप सांवता की नशाखोरी की आदत को देखता है तो बड़ा चिंतित होता है और कुरिया के इस बारे में बात करता है। उसी दौरान गोविंद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नशाखोरी आदिवासियों की दुर्दशा का एक प्रमुख कारण है और इससे आदिवासी समाज को मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है। वो समझ लेता है कि भले ही नशे की आदत के पीछे भौतिक दुख हो, चाहे राज का कहर हो या अन्य जो भी कारण हो, लेकिन यह अंततः मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक है। जब गोविंद अपने साथियों के साथ आदिवासियों को जागृत करने का संकल्प लेता है और गांव-गांव घूमकर उसके लिए कार्य शुरू करता है, तो वह गढ़ी में सोदाना डामोर को नशे में बड़बड़ाते हुए पाता है। सोदाना डामोर गढ़ी का एक बहुत छोटा किसान था, जिसके पास मात्र एक खेत था। वो पिछले 15 दिन से गढ़ी के जागीरदार के यहाँ बेगार कर रहा था। पिछली रात हुई ओलावृष्टि में उसके खेत की सरसों तबाह हो गई, इसलिए उसने जीवन में पहली बार नशा किया था। इसी तरह अधिकांश आदिवासी अपने दुखों को भुलाने के लिए देसी दारू पीते हैं। गोविंद गुरु ने गढ़ी से शुरू हुए अपने सार्वजनिक व्याख्यानों में नशाखोरी को मुख्य विषय बनाया और आदिवासियों को समझाया कि किस प्रकार यह आदत उनके जीवन को तबाह कर रही है। किसी भी तरह का नशा काया और चित्त को खराब करता है। जब एक स्थानीय निवासी कहता है कि नशे से थकान मिटाने और सांस की बीमारी में मदद मिलती है, तो गोविंद उसके इस भ्रम का भी निराकरण करता है। सारांशतः हम इस उपन्यास को समझने का प्रयास करें कुछ बिंदुओं में, तो धूड़ी तपेतीर में मानगढ़ की पहाड़ियों पर हुए आदिवासी जलियांवाला कांड की घटना को केंद्र में रखकर गोविंद गुरु के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को फिर से जीवित कर 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मेवाड़ और वागड़ अंचल में आदिवासी जीवन में घटी घटनाओं को मूर्त किया गया है। उपन्यास में अभिव्यक्त आदिवासियों की समस्याएं दो तरह की दिखाई गई हैं, समाज की आंतरिक समस्याएं और राज के द्वारा थोपी हुई समस्याएं। आंतरिक समस्याओं में नशाखोरी और राज की समस्याओं में बेगार है, लगान इजाफा है, बेदखली आदि सबसे अहम समस्याएं हैं। धीरे धीरे धूड़ी धाम आदिवासियों की जागृति का केंद्र बन जाते हैं। गोविंद गुरु का आंदोलन वास्तव में एक धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन बनकर उभरता है। संप सभा के माध्यम से हुए उन बदलावों और अंग्रेजों द्वारा उसके दमन व सैकड़ों आदिवासियों की कुर्बानी को उपन्यास में प्रमुख स्थान दिया गया है। उपन्यास का महत्व 100 साल से अधिक पुरानी घटना को पुनर्जीवित करना है, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए थे। तो यहीं पर धूड़ी तपे तीर का अध्ययन समाप्त करते हैं। साथ ही विमर्शों की सैद्धांतिकी और व्यवहारिकी की इकाई 6, जिसका शीर्षक है व्यक्तित्व की भूख, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी का, इसका अंतर्वस्तु और मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन के पश्चात हम सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी कहानी लेखन परंपरा में सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी का स्थान एवं महत्व समझ सकेंगे। व्यक्तित्व की भूख कहानी की अंतर्वस्तु जान सकेंगे। व्यक्तित्व की भूख कहानी के विभिन्न पहलुओं को समझ सकेंगे। सुमित्रा कुमारी सिन्हा की वैचारिकी और जीवन दृष्टि को भी समझ सकेंगे। व्यक्तित्व की भूख कहानी की प्रासंगिकता को समझ सकेंगे। सुमित्रा कुमारी जी का संक्षिप्त परिचय बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सुमित्रा कुमारी सिन्हा हिंदी की जानी मानी लेखिका है। इनका रचना समय 20वीं सदी का तीसरा और चौथा दशक रहा है। इन्होंने कविताओं के साथ साथ कहानियों का भी सफल लेखन किया है। इतना ही नहीं, इनको प्रथम नारीवादी कहानीकार माना जा सकता है। इनकी कहानियों में स्त्री के आंतरिक और बाह्य जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। अतः इनकी कहानियां स्त्री विमर्श की बेहतरीन मिसाल बन गई हैं। सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी का जन्म 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में एक मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने कविता और कहानी विधा में समान रूप से कलम चलाई है। उनके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। विहाग 1940 ईस्वी,
आशा पर्व 1942 ईस्वी और बोलों के देवता 1954 ईस्वी। विहाग इनका पहला कविता संग्रह है। इसमें कुल 43 कविताएं संकलित हैं। इस संग्रह की कविताओं के बारे में प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, जीवन की समस्त निराशाएं आशावाद के दृढ़ तंतुओं से बांधकर सुमित्रा कुमारी सिन्हा अपने वीत राग में जीवन को आत्मसंतुष्टि का केंद्र बनाना चाहती हैं। यही उनकी कविता का आधारभूत तत्व है। भाषा का अभिव्याख्यानात्मक रूप भी कविता में बड़ी स्वाभाविकता से आया है। इनका कविता संग्रह आशा पर्व में 35 कविताएं संकलित हैं। इस संग्रह की कविताओं के संदर्भ में प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं, श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा की कविताओं में मुझे युग की आवश्यकताओं का क्रंदन सुनाई पड़ता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे अटूट अतृप्ति का कोष लिए वे निगूढ़ अंधकार में कुछ ढूंढती सी जा रही हैं। एक उन्मुक्त आशा के साथ उनकी वाणी का पथ संचालन होता है। मीरा ने विश्व की सीमाओं को लांघकर जो कुछ कहा है, सुमित्रा जी मानो जीवन की अतृप्ति की उस वाणी को जगत की छाती पर दोहरा कर देखना चाहती है। इनकी अन्य रचनाओं में पंथिनी, चूंकि सुमित्रा कुमारी सिन्हा प्रसिद्ध कवित्री के साथ साथ चर्चित कहानीकार भी हैं, तो इनकी कहानियां भी पंथिनी 1947 ईस्वी, प्रसारिका 1949 ईस्वी, कथा कुंज 1955 ईस्वी, आंगन के फूल 1956 ईस्वी तथा दादी का मटका आदि उल्लेखनीय कहानियां हैं। सुमित्रा कुमारी सिन्हा का देहावसान 30 सितंबर 1994 ईस्वी को लखनऊ में हो गया। अतः कहा जा सकता है कि सुमित्रा कुमारी सिन्हा एक प्रतिभाशाली रचनाकार हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से हिंदी साहित्य जगत को काफी प्रभावित किया। उन्होंने अपने साहित्य में एक तरह से स्त्री जीवन का अलिखित इतिहास लिखने की जद्दोजहद की है और सदियों से मूक स्त्रियों को वाणी प्रदान की है। व्यक्तित्व की भूख कहानी की अंतर वस्तु समझेंगे। व्यक्तित्व की भूख एक चर्चित कहानी है। इस कहानी का रचना समय 20वीं सदी का चौथा दशक रहा है। उस समय स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पैठ जमा रही थी, किंतु पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता उसके विकास में रोड़ा बन रही थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जड़ विकास विरोधी और भेदभावपूर्ण मानसिकता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है यह कहानी। इस कहानी की अंतर वस्तु तत्कालीन समाज की एक स्त्री के आंतरिक और बाह्य जीवन के इर्द गिर्द बुनी गई है। उस स्त्री का नाम ईला है, जो पढ़ी लिखी भी है। कहानी की शुरुआत ही उसकी काबिलियत से होती है। उसकी काबिलियत का प्रमाण पत्र यह है कि वो मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है। बावजूद इसके वो अपनी सफलता का जश्न भी अच्छी तरह से मना नहीं पाती है, क्योंकि उसके माता पिता मालती और मनोहर बाबू अपनी बेटी की खुशी में शायद शामिल होने की बजाय उसकी शादी की बात करने लगते हैं। उसके माता पिता पितृसत्तात्मक मानसिकता के शिकार हैं, इसीलिए उन्हें अपनी लड़की की शादी महत्वपूर्ण लगती है, ना कि उसकी पढ़ाई लिखाई। यहीं से ईला के जीवन की आंतरिक पीड़ा शुरू होती है। उसे लगता है यदि उसके अपने घर के लोग उसकी भावनाओं की कदर नहीं कर सकते, तो समाज से उम्मीद करना बेकार है। वो अपने विवाह की चर्चा से चिंता में डूब जाती है। कहानीकार सुमित्रा जी के शब्दों में, यह विवाह नाम की डरावनी बात ही उसके सामने बार बार खड़ी की जाती है। आखिर इसे क्यों इतना महत्व दिया है? विवाह की जटिल समस्या वो कैसे हल करेगी? वो सिहर उठी, कौन जाने किस दिशा में जीवन बहेगा। निश्चित ही ये सारे सवाल पुरुष वर्चस्ववादी सामाजिक संरचना को प्रश्नांकित करते हैं और स्त्री जीवन की कठिनाइयों को रेखांकित करते हैं। सामाजिक जीवन में विवाह संस्था का असाधारण महत्व रहा है, किंतु जब इस संस्था का दुरुपयोग समाज द्वारा स्त्रियों को दबाने और उनका शोषण करने के लिए किया जाता रहेगा, तब यह अनुपयोगी, गैर जरूरी और निरर्थक लगती रहेगी।
प्रस्तुत कहानी का विकास इला के दिल में उठने वाली निर्विकार और निश्चल की भावना से होता है। उसके हृदय में संगीत के लिए प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। संगीत इला के पड़ोस में रहने वाले लड़के का नाम है। उसकी उम्र 18-19 वर्ष है और वह देखने में भी सुंदर है। फिलहाल उसने मैट्रिक की परीक्षा पास करके कॉलेज में प्रवेश लिया है। इन दिनों उसका इला के घर आना जाना काफी बढ़ गया है। आज वह ईला को मैट्रिक की परीक्षा पास होने पर बधाई देने आया है और उसने ईला के साथ शरारत करते हुए उस पर गमले से एक गुलाब का फूल तोड़कर फेंक दिया। पहले तो ईला चौंक गई, किंतु बाद में हंसने लगी। वह संगीत के साथ खुलकर बातें करती और खूब सारा हंसी मजाक भी करती। संगीत के जाने के बाद उसके मन में जो भाव जागते हैं, उसे कहानीकार ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। यह युवक कैसा हंसमुख, कैसा सरल, इससे खेलने को जी होता है। किंतु यह चाह क्यों? उसके जी में कौतूहल का प्रवेश, एक विस्मय सा अंतर मचल उठा। क्या इसी को प्रेम कहते हैं? आकर्षण इसी का नाम है। स्कूल में सहपाठियों के वाद विवाद इसी पर होते थे, किंतु वह तो इससे भी अधिक अनवगत रही है। फिर इस संगीत को देखने के लिए आंखें क्यों उठ जाना चाहती हैं? उससे बोलने को होंठ क्यों विस्फुरित रहते हैं? इला को भी रोमांच आया। स्पष्ट है कि यह इला के मन की पहली प्रेम भावना है। दरअसल किसी भी व्यक्ति के हृदय में अंकुरित होने वाली यह भावना बहुत कोमल, ताजगी से भरी हुई और सात्विक होती है। इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि स्त्री मन की इस भावना की कद्र किए बिना ही उस पर किसी अजनबी पुरुष के साथ जिंदगी बिताने और शादी करने का दबाव बनाया जाता है। इला भी इस रूढ़िवादिता की शिकार हुई और उसकी मर्जी के खिलाफ विवाह की स्थिति निश्चित हुई। वो चाह कर भी विरोध न कर सकती थी। उसके विरोध का मूल्य होता ही क्या? अभिभावकों की इच्छा और समाज के शासन पर ही तो उसका भविष्य निर्भर था। यह हमारे समाज की वास्तविकता है। गौरतलब है कि इला की माँ मालती एक स्त्री होकर भी अपनी बेटी का साथ देने की जगह पुरुष प्रधान व्यवस्था के साथ खड़ी होती दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप इला को अपने प्रथम प्रेम की आहुति देनी पड़ती है और अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर सुशील से शादी करनी पड़ती है। इला के जीवन का दूसरा पड़ाव शादीशुदा जिंदगी से शुरू होता है। उसके पति का नाम सुशील है, जो सहज, सरल, निश्चल और त्यागी स्वभाव का युवक है। उसके नाम के समान ही उसमें गुण भी मौजूद हैं। उसमें एक पति की सभी विशेषताएं अंतर्निहित हैं। जैसे जहां तक प्यार, स्वतंत्रता तथा आवश्यकताओं की पूर्ति वह दे सका, इला को उसने दिया। जरा सा अस्वस्थ होने पर निरंतर उसकी चिंता करने वाले, उसे बिना साथ लिए घूमने भी ना जाने वाले, किसी प्रकार के आराम में तुष्टि त्रुटि न होने देने वाले उत्तरदायी पति को इला अच्छी तरह से जान गई थी, समझ गई थी। इन बातों के संबंध में उसके गुणों पर मुग्ध हुए बिना भी तो वो न रह सकी थी। स्पष्ट है कि सुशील एक अच्छा पति ही नहीं बल्कि एक समझदार व्यक्ति भी है। बावजूद इसके इला के जीवन में संतोष नहीं है। वो हमेशा उदास, हताश और निराश रहती है। पति के कॉलेज चले जाने के बाद वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए उपन्यास पढ़ने लगती है और उसमें अपने जीवन के सूत्र खोजने लगती है। पति के गुणों से प्रभावित होकर भी उसके हृदय में प्रेम की वैसी अनुभूति उत्पन्न नहीं हुई, जैसी कभी संगीत के प्रति अनायास ही हुई थी। उसकी आंखों में अतीत के सुमधुर चित्र उभरते हैं, जिसमें संगीत की यादें गुदगुदी करती हैं। इला सोचती है कि काश वह दिन लौट आते तो कितना अच्छा होता। निश्चित ही यह इला के आंतरिक जीवन की व्यथा है, जिसे वह किसी के बहाने, किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकती। इला के जीवन में तीसरा मोड़ तब आता है जब वह अपने पति सुशील के साथ अल्मोड़ा घूमने के लिए जाती है। वहां उसकी मुलाकात मृदुल से होती है। मृदुल सुशील का दूर का रिश्तेदार है। ये लोग उसी के घर अल्मोड़ा में रुकते हैं।
मृदुल को देखकर इला को लगा कि वह उसे कई सालों से जानती है। वह उसकी ओर अनायास ही आकर्षित हो गई। मृदुल चित्रकार होने के साथ गायक भी था। उसके मधुर गीतों से इला बहुत प्रभावित हुई और अपने दिल पर मृदुल की रेखा खींचने लगी। उसका मन द्वंद्व में फंस गया। एक मन कहता कि यह अनुचित है, उसे शादीशुदा होते हुए कोई अधिकार नहीं है कि वह अपना प्रेम किसी और पर लुटा दे, समाज क्या कहेगा। दूसरी ओर उसका मन ये सब अच्छा लगता है ऐसा कहता है। वह सोचती है कि प्रेम ही तो जीवन है, प्रेम के बिना जीवन निर्जीव हो जाता है। इन दोनों स्थितियों में उसका मन उलझ जाता है। इला को मृदुल से आत्मीयता मिली, परिणाम स्वरूप उसने अपने मन की सारी सद्भावनाएं उस पर न्यौछावर कर दी। लेकिन छुट्टियां खत्म होने के बाद उसे घर लौटना पड़ा। मृदुल से बिछड़ते ही उसे फिर से तन्हाई ने घेर लिया। उन दोनों के बीच संपर्क का एकमात्र साधन पत्राचार ही था। वह मृदुल के पत्रों का बेसब्री से इंतजार करती और जब पत्र मिल जाता तब वो बहुत उत्साहित होती। उसके पत्रों को वो घंटों पढ़ती और रोती रहती। पत्राचार का यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। इला के जीवन का चौथा पड़ाव मनोज से जुड़ा हुआ है। मनोज एमबीबीएस डॉक्टर था और इला का इलाज करने आया था। एक महीने की लंबी बीमारी के बाद मनोज की देखरेख में इला स्वस्थ हो गई। मनोज उसे भाभी कहकर पुकारता था और उससे प्रेम पूर्वक बातें भी करता था। इला के मन में उसकी बातें सुनकर जीने की एक नई उम्मीद जागने लगी थी। वह मनोज को चाहने लगी, किंतु उसका मन द्वंद्वात्मक स्थितियों से गुजरने लगा। वह अपने मन में आए सभी पुरुषों के बारे में बार बार सोचने लगी। ओफ, क्यों इन्हीं युवकों के प्रति आकर्षण। जीवन में एक नहीं चार चार पुरुष आए। एक संगीत था, यौवन की सीढ़ी पर पांव रखते जिसे देखा था। दूसरा सुशील मिला, जीवन संगी के रूप में। तीसरा उसकी कलात्मक प्रकृति की भावना को प्रेरणा देने वाला कलाकार मृदुल आया। और चौथा आज यह मनोज, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बनकर जीवन की सारी श्रृंखला छिन्न भिन्न करने आया है। इस तरह ईला अपने अतीत से वर्तमान का सफर तय करती है। इसी दौरान किसी कार्यवश मृदुल ईला के घर आता है और उसे मनोज की मनोवृत्ति का पता चल जाता है। वह ईला को इस बात से आगाह करता है कि मनोज तुम्हारी खुशियों में सेंध लगा देगा। इला इस बारे में गंभीरता से विचार करती है और मनोज से दूरियां बनाए रखती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इला के जीवन में तूफान आ जाता है। एक दिन मनोज एक पुस्तक हाथ में लेकर इला के घर आ जाता है। उसे लगता है कि सुशील घर में नहीं होगा, किंतु उस दिन सुशील कॉलेज से घर जल्दी लौट आता है। जब मनोज इला को पुस्तक देने लगता है तब बीच में ही वह पुस्तक सुशील अपने हाथ में ले लेता है। उस पुस्तक में रखी हुई एक चिट्ठी फर्श पर गिर जाती है। सुशील उस स्लिप को पढ़ता है और इला का रहस्य खुल जाता है। परिणाम स्वरूप पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। सुशील न केवल इला से दूरियां बनाता है बल्कि उसके साथ कठोर व्यवहार भी करता है। एक दिन सुशील ने इला से स्पष्ट कह दिया कि इला, आत्मा को छल कर कुछ न होगा, व्यर्थ है यह। अच्छा होगा कि तुम एक सच्चा रास्ता पकड़ लो। तुम मृदुल और मनोज दोनों को चाहती हो, बेहतर है दोनों में से जिसके पास चाहो चली जाओ। यहाँ से ईला के जीवन का संघर्ष शुरू होता है। ईला एक परित्यक्ता स्त्री बन जाती है और ऐसी स्त्री का समाज में कोई स्थान नहीं होता। माँ बाप ने कहा कि शादी करके हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, अब पति से न बने तो हम क्या कर सकते हैं। उसने अपने दोनों प्रेमियों को पत्र लिखा, लेकिन दोनों ने उसका साथ देने से इनकार किया। परिणाम स्वरूप ईला के मन में अपने समाज के प्रति विद्रोह जाग गया। जिस प्रेम के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, उसी ने आज इस तरह कमजोर किया। उसने अपने पैरों पर खड़ा होने का निर्णय लिया और पिता का घर छोड़कर एक प्रगतिशील मासिक पत्र की संपादक बन गई एवं आजीवन सामाजिक विषमता के खिलाफ आवाज उठाती रही। अतः कहा जा सकता है कि सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने प्रस्तुत कहानी
स्त्री की भावुकता, संवेदनशीलता और संघर्ष के इर्द-गिर्द बुनी है। कहानी के केंद्र में नायिका इला है, जो एक पढ़ी-लिखी होकर भी पुरुष वर्चस्ववादी व्यवस्था के शिकंजे में फंसी हुई प्रेम करने की सज़ा पाती है, इसलिए उसके मन में सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना जाग जाती है। इसी के साथ ही सुमित्रा कुमारी सिन्हा की वैचारिकी और जीवन दृष्टि भी समझने का प्रयास करेंगे। सुमित्रा कुमारी सिन्हा प्रगतिशील विचारधारा की एक प्रतिबद्ध रचनाकार है। उन्होंने जहां एक और स्वाधीनता संग्राम से जुड़कर अपनी राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया, वहीं दूसरी ओर पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके अपने सामाजिक सरोकार का प्रमाण दिया। उनकी मान्यता है कि स्त्री को खुद ही सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपने विकास का पथ खोजना होगा। उनके समस्त साहित्य के केंद्र में नारी चेतना रही है। कहानी विधा में तो वह स्त्री विमर्श की पुरोधा मानी जाती है। उनकी कहानियों में न केवल स्त्री जीवन के शोषित, पीड़ित और दमित पहलुओं का शब्दांकन होता है, बल्कि उसके निडर, साहसी और विद्रोही रूप का भी बिंबांकन मिलता है। सुमित्रा जी स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर हैं। ये उन रचनाकारों में से नहीं है जो पुरुष विरोध की अंधी दौड़ में शामिल थे। उनकी यह विशेषता ही उन्हें उनके समकालीन रचनाकारों से अलग, असाधारण और विशिष्ट बना देती है। सुमित्रा कुमारी सिन्हा का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, इसीलिए उनकी कहानी के स्त्री पात्रों में जिजीविषा की कोई कमी नहीं है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी जीने का हुनर रखती हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण व्यक्तित्व की भूख कहानी की मुख्य चरित्र ईला है। ईला के जीवन में 4 पुरुष आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कठिन समय में ईला का साथ नहीं देता। बावजूद इसके ईला जीवन से हार नहीं मानती और अपने जीवन को बेहतर बनाने की जद्दोजहद करती है। उसका जीवन संघर्ष विकट स्थितियों से घिरे व्यक्ति के लिए बड़ी प्रेरणा बनता है। इसके साथ ही व्यक्तित्व की भूख कहानी की समीक्षा करेंगे, पाठालोचन करेंगे। सुमित्रा कुमारी सिन्हा की कहानी व्यक्तित्व की भूख की समीक्षा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन जाती है। इसमें समकालीन लोक जीवन के अनेक संदर्भ उभरते हैं, विशेषकर समाज में स्त्री की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को उजागर करने की जद्दोजहद है। इसीलिए प्रस्तुत कहानी के पारिवारिक एवं सामाजिक संदर्भ की व्याख्या करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाता है। सामाजिक एवं पारिवारिक संदर्भ में इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। समाज की निर्मिति व्यक्ति व्यक्ति के अंतर संबंध से होती है। भले ही व्यक्ति समाज की सबसे लघु इकाई हो, अपितु समाज की नींव व्यक्ति पर ही खड़ी होती है। दरअसल समाज में व्यक्ति के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। स्त्री पुरुष दोनों के समान योगदान से परिवार बनता है। दोनों में से किसी एक के अभाव में परिवार की अवधारणा ही नहीं बनाई जा सकती। किंतु विडंबना यह है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के योगदान को नजरअंदाज किया जाता रहा है। ऐसी भेदभावपूर्ण नीति के कारण सुमित्रा कुमारी सिन्हा जैसे रचनाकार और व्यक्तित्व की भूख जैसी कहानी का सृजन होता है। प्रस्तुत कहानी में अनेक पारिवारिक एवं सामाजिक संदर्भों से पुरुष वर्चस्ववादी सामाजिक संरचना की भेदभावपूर्ण नीति का भंडाफोड़ किया गया है। इस कहानी का प्रारंभ पारिवारिक संदर्भ से होता है। कहानी की शुरुआत में एक परिवार सामने आता है, जिसमें मनोहर और मालती, उनकी बेटी ईला है। यह परिवार भी सामाजिक बंधनों में जकड़ा हुआ है। इसीलिए तो माता पिता को बेटी को मैट्रिक की परीक्षा में मिली सफलता आनंदित नहीं करती, बल्कि उसके विवाह की चिंता सताती है। मनोहर बाबू को तब सुकून मिलता है जब वो किसी तरह से अपनी बेटी का ब्याह किसी के साथ सुनिश्चित कर देते हैं। मालती भी अपनी बेटी को शादी करने के लिए मजबूर करती है।
बेटी के शादी करने से इनकार करने पर वो दबाव बनाते हुए कहती है कि विवाह नहीं करेगी तो क्या करेगी। स्पष्ट है कि ये परिवार अपनी ही बेटी के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि वह स्त्री पुरुष की भेदभावपूर्ण नीतियों का शिकार है। हमारे समाज की वास्तविकता यह है कि इसमें स्त्री के साथ दोहरा व्यवहार करते हुए उसकी प्रगति की संभावनाओं को समाप्त करने की नापाक कोशिशें की जाती हैं। अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी स्थितियों में कई बार स्त्री के विकास में विवाह सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इला की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ सुशील से कर दी जाती है और वह दूसरे परिवार में आ जाती है। इस परिवार में आकर वह भले ही ऊपर से सुशील की सुखी, संपन्न और समृद्ध पत्नी बन गई, किंतु भीतर से वह प्रेम के अभाव में दुखी, उदास और निराश थी। आत्मिक प्रेम का आभास पहले से मृदुल के मिलने पर हुआ और बाद में मनोज के मिलने पर, लेकिन यह आभासी दुनिया तब जलकर भस्म हुई जब इस प्रेम का पता पति सुशील को चल गया। पुरुष वर्चस्ववादी व्यवस्था में कोई भी पति अपनी पत्नी के प्रेम प्रकरण को कैसे स्वीकार कर सकता है। सुशील ने इला के प्रति अपना व्यवहार कठोर किया और इला से उसका रिश्ता टूटने लगा। एक घर में रहते हुए ही वह तटस्थ रहने लगा। 5-6 दिन दोनों की भेंट तक नहीं होती। घर में रहते हुए भी उसे इला की आवश्यकता नहीं रह गई थी। आखिरकार एक दिन उसने बड़ी निर्दयता से इला को अपना स्वतंत्र रास्ता बनाने और अपने प्रेमी के पास जाने के लिए कह दिया। इला उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी और उससे माफी मांगने लगी, लेकिन उसे दया नहीं आई। परिणाम स्वरूप इला को मजबूरन अपने पति का घर छोड़ना पड़ा और वह अपने पिता के घर आ गई, किंतु उसे इस परिवार में भी जगह नहीं मिली। पिता ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, अतः उसे अपने पिता का भी घर छोड़ना पड़ा। ये सारे संदर्भ एक स्त्री के पारिवारिक जीवन की मजबूरी, कठिनाई और संघर्ष को दर्शाते हैं। समाज व्यक्ति और परिवार से ही तो बनता है। प्रस्तुत कहानी में जटिल सामाजिक व्यवस्था और पुरुष प्रधान समाज की जड़ता के कई संदर्भ मिल जाते हैं। पहला संदर्भ ये है कि समाज में स्त्री शिक्षा को महत्व तो नहीं दिया जाता और उस पर शादी का बंधन लाद दिया जाता है। इसीलिए इला के माता पिता उसकी शादी ऐसे समय कर देते हैं जिस समय में वह पढ़ाई लिखाई में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही थी। वह इस शादी के खिलाफ है, किंतु इस समाज में एक स्त्री के विरोध का कोई महत्व नहीं है। कहानी का यह वाक्यांश देखिए, उसके विरोध का मूल्य होता ही क्या है। अभिभावकों की इच्छा और समाज के शासन पर ही तो उसका भविष्य निर्भर था। परित्यक्ता स्त्री का समाज में कोई स्थान नहीं होता है। इसका प्रमाण यह है कि इला के पिता अपनी लिए पुरुष प्रधान समाज का यथार्थ उजागर करते हुए इला कहती है, पति परित्यक्ता स्त्री का कोई नहीं। कहानी के ये सारे पारिवारिक एवं सामाजिक संदर्भ पुरुष प्रधान समाज की असलियत को उजागर करते हैं तथा उसकी अमानवीयता एवं असंवेदनशीलता को भी उजागर करते हैं। इस कहानी की प्रासंगिकता क्या है? इसमें स्त्री की शिक्षा और प्रेम जैसे ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी इस देश की लड़कियों को अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर माता पिता के दबाव में शादी करनी पड़ती है, इला की तरह। ये सामाजिक मर्यादा ही उसके विकास में बाधा बन रही है और उन्हें कमजोर भी बना रही है। शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करने के कारण इस कहानी की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। प्रेम जीवन का सबसे कोमल पक्ष है। प्रेम से ही मनुष्य का जीवन सुंदर, सरस और आनंदपूर्ण होता है। इसीलिए प्रेम मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता भी है। आज भी स्त्री का प्रेम स्वीकार नहीं किया जाता। प्रेम की इतनी वर्जना शायद ही विकसित देशों में हो। इस मामले में आज भी हम वहीं खड़े हैं जिस समय में इला हुई थी। इस क्षेत्र में कुछ भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। इसीलिए ये कहानी और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है।
निष्कर्षतः व्यक्तित्व की भूख कहानी का सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि का पाठ करने पर हम पाते हैं कि स्त्री की प्रगति में सबसे पहले परिवार और समाज बाधा बनकर खड़ा होता है। स्त्री अपने संस्कार, चारित्रिक शुद्धता और मर्यादाओं के नाम पर अपने जीवन को बर्बाद कर देती है। वह अपने अनुभवों से गुजरने के बाद पाती है कि उसकी कोमल भावनाओं को खत्म करने के लिए समाज जिम्मेदार है। वह समाज की आलोचना करने लगती है। सुमित्रा की विचारधारा स्त्री विमर्श को बल प्रदान करती है। स्त्री जीवन की बेबाक अभिव्यक्ति से उनके लेखन की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। विद्यार्थियों नमस्कार, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।